कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। भारत क्या आधे एशिया को कंट्रोल करेगा? आखिर भारत के किस प्लान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कहीं न कहीं सऊदी और यूएई दोनों मदद भी करने वाले हैं। चाइना, ईरान और भारत तीनों रूस में क्यों उतरे हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत के पास आधे एशिया का कंट्रोल आ जाएगा और भारत इस कंट्रोल को लेने के लिए आगे भी बढ़ रहा है? दरअसल भारत और सिंगापुर में एक डील हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और इस डील के तहत सिंगापुर खरीदेगा भारत से बिजली। अब बिजली भारत सिंगापुर तक पहुंचाएगा कैसे? तो बात हो रही है कि एक हब बनाया जाएगा अंडमान निकोबार में, एक हब जहां से फिर बिजली को सप्लाई किया जाएगा मलक्का स्ट्रेट से होते हुए सिंगापुर तक। अब खंबे वगैरह गाड़ने की तो बात नहीं है, बात यह है कि समंदर के नीचे से पाइपलाइन निकलेंगी और ये पाइपलाइन पहुंचेंगी सिंगापुर तक। सुनने में एक बड़ा ही अच्छा सा प्रोग्राम लग रहा होगा। सिंगापुर खुल भी गया है कि हाँ भाई, हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी भारत से, और भारत को दूसरी तरफ से और भी लिंक मिल रहे हैं कि भारत यूएई और सऊदी अरबिया इन दोनों को जोड़ेगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों भी अपने पावर ग्रिड को जोड़ने के लिए तैयार हैं। भारत जो हब बनाएगा उससे यूएई अपने पावर ग्रिड को और सऊदी अरब अपने पावर ग्रिड को जोड़ देगा। यानी यहाँ से भी बड़े आराम से बेचा जाएगा सिंगापुर को बिजली। अंडर सी केबल चलेंगे अंडमान निकोबार क्षेत्र से मलक्का स्ट्रेट पार करते हुए ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पर ये बिजली का सप्लाई होगा। अब सिंगापुर में जब सप्लाई होगा तो सिंगापुर के आसपास के देश भी धीरे धीरे इस ग्रिड से जुड़ना चाहेंगे और आने वाले समय में बिजली या अभी के ही समय में बिजली क्या महत्व रखती है ये सभी को पता है। पहले के समय और अभी के समय में जमीन आसमान का अंतर है और ये अंतर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब बिजली के बगैर रहने की कल्पना आसान नहीं होने वाली है। कोई भी चीज़ नहीं चलेगा अगर बिजली नहीं होगी तो। अब जरा सोचिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा? रूस यूक्रेन की जब लड़ाई हुई, रूस यूरोपीय देशों को बहुत बड़ी मात्रा में गैस और तेल का सप्लाई करता था। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो बनाया गया था या नॉर्थ स्ट्रीम 1, दोनों की ही बात करें तो ये जब पाइपलाइन बन रही थी तब इन पाइपलाइन के बारे में ट्रंप ने एक बात कही थी और ट्रंप ने कहा था गर्दन पर बैठ चुका है रूस जब भी चाहेगा इनकी गर्दन को रोक सकता है। और उस वक्त ट्रंप का मजाक उड़ा था, लेकिन ये चीज़ देखने को मिली। नॉर्थ स्ट्रीम 2 को छोड़ दें, वहाँ तो कुछ डैमेज वगैरह हो गया, एक दूसरे पर आरोप लगाते रह गए देश, लेकिन यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई कट कर दी रूस ने। अब कुछ प्रतिबंध भी लग गए, इस वजह से भी हो गया, और चाहे कारण कुछ भी रहा हो यूरोप को सजा भुगतनी पड़ गई। हालांकि उसके पास और भी ऑप्शन आ गए, कुछ भारत की तरफ से पेट्रोलियम उत्पाद बेचे गए तो कुछ अमेरिका की तरफ से आ गए। अमेरिका ने कथित तौर पर दुगना तिगुना दाम वसूला, लेकिन उस वक्त वो यूरोप ने सामना किया और उसे समझ में आया कि देखो तेल और गैस का कितना महत्व, तो वैसा ही महत्व आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा महत्व होने वाला है बिजली का। और भारत एक हब बन रहा है दुनिया भर को जोड़ने के लिए। इस पूरे क्षेत्र में अगर सप्लाई बढ़ता है, सिंगापुर के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, बाकी ये सारे देश अगर भारत से बिजली लेना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि भारत का कंट्रोल लगभग इन देशों पर हो जाएगा। अब तो कोई भी कूटनीतिक और राजनीतिक फैसले होते हैं, इनके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। आप देखोगे ऐसे देश जैसे कि फ्रांस, रूस, जिनके पास वीटो पावर है और ये यूएन में बैठे हुए हैं, तो
वीटो पावर और हथियारों को खरीदना कहीं ना कहीं कुछ कुछ मेल खाता है। अगर फ्रांस की जगह कोई दूसरा देश आ जाता है जिसका यूएन में या वैश्विक मंच में उतनी कोई पहुंच नहीं है, उसके हथियार खरीदने से पहले फ्रांस के हथियार पर ही नजर डाली जाएगी। ये होता है सॉफ्ट पावर। तो वैसे ही भारत के हाथों में अगर बिजली के तार हों, इन सारे देशों के कनेक्शन हों, तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं निर्भर बना देंगे भारत के ऊपर इन देशों को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना, भारत, ईरान तीनों इस वक्त उतरे हुए हैं रूस के अंदर, और रूस के अंदर अपने आर्मी के हथियारों को लेकर उतरे हैं। वैसे तो बात करें चाइना ईरान की, तो चाइना और ईरान ने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई है रूस के साथ। ईरान के ऊपर तो ये भी आरोप लगते हैं कि ईरान ने लगातार ड्रोन का सप्लाई किया रूस को। ये भी कहा जाने लगा कि ईरान, चाइना और रूस का एक तिकड़ी बन चुका है जो इस युद्ध में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शामिल है। पर भारत को सुनकर थोड़ा अचंभा होगा, पर आपको बता दें, दरअसल एक डिफेंस एक्सपो हो रहा है, और इस डिफेंस एक्सपो में जहां ईरान की कंपनी पहुंची हुई है तो वहीं चाइना की भी पहुंची हुई है और भारत की भी कंपनी पहुंची हुई है। यह डिफेंस एक्सपो 2023 आर्मी 2023 के नाम से आयोजित की गई है मॉस्को में। मॉस्को ने न्योता दिया है बहुत सारे देशों को, लेकिन इसमें बहुत सारे देश तो नहीं पहुंचे हैं, पर भारत, चाइना, ईरान उन देशों में शामिल हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भारत ने अपना एक अलग स्टॉल भी लगाया हुआ है जहां पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को रखा गया है, और इसी के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब ब्रह्मोस मिसाइलों को देखने के लिए खुद जो रूसी रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शुइगु, ये खुद पहुँचे थे और खुद इन्होंने यहाँ मुआयना किया, जिसके बाद ये भी अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या रूस ब्रह्मोस खरीदने के बारे में सोच रहा है। भारत में ब्रह्मोस कितनी संख्या में है और कितना बेचा जा सकता है, बहुत तरह के आर्टिकल भी आने लगे सामने। तो सारी चीजें आखिर निकल कर यहीं से उड़ी थी, जिसके बाद ये बातें होने लगी थी। पर कहा जाता है कि इस पेविलियन में जहां ब्रह्मोस मिसाइलों को रखा गया है, वहां बहुत ज़्यादा रुचि देखा गया दुनिया भर के देशों में जो ये हथियार देखने आए हैं। दरअसल वो ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखे। अब उत्साहित क्यों न दिखेंगे, इस वक्त ब्रह्मोस ने कईयों के लिए समस्या खड़ी कर दी है और कईयों की रातों की नींद उड़ा दी है। खैर, भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस। ऐसे में इस पेविलियन में तो ब्रह्मोस का होना तय माना जा रहा था, पर चाइना और ईरान को लेकर एक संदेह हो रहा था। चाइना को लेकर इसलिए संदेह हो रहा था कि चाइना अपने आप को इस वक्त रूस से दूर दिखलाने की कोशिश कर रहा था। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।